Hello everyone, welcome to another lecture on software engineering. We were doing unit number 5 that is requirement specifications and analysis और आज का जो हमारा टॉपिक है that is decision table. So decision table क्या है? इससे पहले हमने डाटा डिक्शनरीज पढ़े हैं, ठीक है, DFDs पढ़े हैं, ठीक है, ट्रीज पढ़े हैं, डिसीजन ट्रीज पढ़े हैं. सो वो क्या था, एक ग्राफिकल या ट्री स्ट्रक्चर में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए था, ठीक है, किसी भी फंक्शनल यूनिट या प्रोसेसिंग लॉजिक को. बट डिसीजन टेबल में क्या है कि जो डाटा आपकी डाटा प्रोसेसिंग है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, इन ए टेबुलर फॉर्म, ठीक है. सो डिसीजन टेबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग लॉजिक इन अ टेबुलर और अ मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है. या टेबल की फॉर्म में हम डाटा शो करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन टेबल, या तो मैट्रिक्स की फॉर्म में. द अपर रोज ऑफ द टेबल स्पेसिफाई द वेरिएबल्स, ठीक है. जो टॉप में जो रोज होंगी टेबल की वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, वेरिएबल्स और कंडीशंस, ठीक है, जिनको हमने इवेलुएट करना है. द लोअर रोज ऑफ द टेबल स्पेसिफाई द एक्शंस टू बी टेकन, ठीक है. सो अपर रोज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कंडीशंस, और जो लोअर रोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, एक्शन जो लेना है हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है. अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो सा हमने एक्शन परफॉर्म करना है वो हमें लोअर रोज बताती हैं, ठीक है. सो अ कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड अ रूल, ठीक है. और जो एक कंप्लीट कॉलम होगा उसको हम क्या कहते हैं, रूल. ए रूल इम्प्लाइज दैट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है. और रूल का क्या मतलब है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है देन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है. सो अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो हमें कौन सा एक्शन लेना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है. सो दिस इज डिसीजन टेबल. देन उसकी एग्जांपल देख लेते हैं. सो लास्ट हमने डिसीजन ट्रीज में भी हमने एक एग्जांपल की थी LMS की, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की. सो इसमें भी हम अगर उसी एग्जांपल को फॉलो करें, सो द फॉलोइंग डिसीजन टेबल शोज हाउ टू रिप्रेजेंट LMS प्रॉब्लम इन ए टेबुलर फॉर्म. पिछले प्रॉब्लम्स में हम लेक्चर्स में हमने LMS को एक ट्री की फॉर्म में देखा था, ठीक है. तो इसमें हमने एज ए इसको टेबल की फॉर्म में कंसिडर करना है. हेयर द टेबल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है टेबल. अपर पार्ट शोज द कंडीशन एंड लोअर पार्ट शोज द एक्शंस, ठीक है. दो चीज़ें होंगी, जो अपर पार्ट होगा टेबल का वो कंडीशंस बताएंगी और जो लोअर पार्ट है वो क्या बताएगी, आपकी एक्शन क्या है, ठीक है. सो ईच कॉलम ऑफ द टेबल इज कॉल्ड अ रूल. सो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, कि जो हमने LMS जो एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम डिसीजन टेबल बनाएंगे उसका, सो सबसे ऊपर हमने लेफ़्ट साइड पे कंडीशंस लिखी हैं, ठीक है, और राइट साइड पे हमने लिखा है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, या येस और नो की फॉर्म में, ठीक है. सो जैसे हमने पीछे एग्जांपल में LMS के एग्जांपल में देखा था, अगर कोई भी इनपुट आ रही है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, अगर कोई मेंबरशिप कार्ड अपना नया बनाना चाहता है लाइब्रेरी का, या रिन्यू करवाना चाहता है या कैंसिल करवाना चाहता है, सो अगर उसकी कंडीशन या उसकी जो डाटा है वो वैलिड होगा, ठीक है. वैलिड का मतलब वो फिर रिन्यू भी करवा सकता है, ठीक है, नया मेंबर भी बन सकता है और कैंसिल भी करवा सकता है, ठीक है. सो जो उसका पहला हो जाएगी कंडीशन वो नो हो जाएगी, ठीक है. अगर वो वैलिड सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, यस कर सकता है न्यू मेंबर के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए भी उसका यस हो जाएगा, और जो वैलिड अगर नहीं है तो वो नो हो जाएगा, ठीक है. सो इसमें दो ही कंडीशन होगी, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड. सो अगर वो न्यू मेंबरशिप बनाना चाहता है, ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो नया मेंबर बनना चाहता है या मेंबरशिप क्रिएट करना चाहता है, सो उसके लिए पहला जो नो है, नो तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर उसके जो डाटा है अगर वो वैलिड ही नहीं हुआ तो वो न्यू मेंबर के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता, ठीक है. सो अब वो नया मेंबर भी बन सकता है, ठीक है, और जो उसका कैंसिल है, ठीक है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि न्यू मेंबर में सिर्फ वो न्यू मेंबर के लिए अप्लाई कर सकता है. तो ये वाला जो कॉलम है ये न्यू मेंबर का है, ठीक है. ये वाला कॉलम है रिन्यूअल का, और लास्ट वाला है कैंसिल का, ठीक है.
सो अगर वो न्यू मेंबर आया तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, सेकंड कॉलम की, ठीक है। उसी तरह अगर रिन्यूअल का केस आ रहा है तो कौन सी कंडीशन होगी, थर्ड कॉलम ट्रू होगी, ठीक है। अगर वो कैंसिल का केस है तो जो फोर्थ कॉलम है वो उसकी कंडीशन येस हो जाएगी, ठीक है। सो इस इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी एक्शन परफॉर्म होना है वो कैसे होना है। सो अगर वैलिड सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, अगर वो डाटा जो उसका कोई मेंबर अगर आ रहा है सो उसका डाटा जो है वो इनवैलिड है, ठीक है। सो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या एक्शन परफॉर्म होगा, एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लगा है, दैट मीन्स वो चीज़ एक्शन में परफॉर्म होनी है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, डिस्प्ले एरर मैसेज, ठीक है। अगर वो वैलिड डाटा नहीं है उसका तो बाकी चीज़ें उसकी क्या हो जाएंगी, इनवैलिड। तो अगर डाटा ही उसका वैलिड नहीं है तो वो नई मेंबरशिप भी नहीं ले सकता, रिन्यू भी नहीं करवा सकता और कैंसिल भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो इसलिए इसमें फर्स्ट केस जो है वो ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो न्यू मेंबर के लिए आ रहा है, ठीक है, सो आस्क न्यू मेंबर में क्या कुछ पूछा जाएगा, उसकी मेंबरशिप डिटेल, उसका नेम हो गया, उसका सिटी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। और क्या उसमें पूछा जाएगा, कस्टमर रिकॉर्ड बनेगा उसका नया और उसका बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें किसके लिए वैलिड है, अगर कोई नया मेंबर आ रहा है, ठीक है, न्यू मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है उसके लिए वो उसको डिटेल भी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसको कस्टमर रिकॉर्ड उसका एंटर होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका बिल जनरेट हो जाएगा, क्लियर। सो इन द केस ऑफ रिन्यूअल, ठीक है, रिन्यूअल में अब क्या होगा, उसका बिल जनरेट होगा, ठीक है, और उसकी मेंबरशिप की डिटेल मांगी जाएगी और उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, ठीक है, जब तक उसने न्यू डेट अप्लाई करनी है, ठीक है। सो मेंबरशिप को रिन्यू करना चाहता है तो उसमें डेट अपडेट होगी उसकी, उसकी मेंबर्स का नेम और उसका नंबर पूछा जाएगा और उसका बिल जो है वो जनरेट किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट केस में है कैंसिल, तो कैंसिल के केस में उसका इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, नेम और नंबर, ठीक है, और उसके जो बैलेंस है वो मांगा जाएगा और उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इस टेबल की हेल्प से आप इजीली देख सकते हो कि कौन सी कंडीशन अगर ट्रू है तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। सो ये अगर कॉम्प्लेक्स आपके पास कोई चीज़ है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग लॉजिक है, उसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है, डिसीजन टेबल की फॉर्म में, ठीक है। Decision table for LMS. From the above table you can easily understand that if the valid selection condition is false, ठीक है। सो अगर कंडीशन जो है उसके डाटा जो है वो फॉल्स है, देन द एक्शन टेकन फॉर दिस कंडीशन इज डिस्प्ले एरर मैसेज, ठीक है। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपनी, सो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनवैलिड हो जाएगी और एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले एरर मैसेज, ठीक है। सिमिलरली एक्शन टेकन फॉर अदर कंडीशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द टेबल, ठीक है। बाकी जितने भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्शन होने हैं वो टेबल को देख के इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू आवर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तो उसके सिमिलर ही होती है स्ट्रक्चर इंग्लिश। इट यूजेस लॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्शन, ठीक है। सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, जैसे इफ़ देन एल्स सो स्टेटमेंट्स, ठीक है। किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए अगर कोई इफ़ स्टेटमेंट है, ठीक है, देन एल्स एंड सो, ठीक है, ये वर्ड्स इंग्लिश के जो हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश फॉर द एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल देते हैं पब्लिशर डिस्काउंट पॉलिसी, कि अगर कोई बुक्स अगर कोई खरीदता है पब्लिशर से, सो उसके डिस्काउंट पॉलिसी की एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। We can actually make structured English more compact by using terms defined in the data dictionary. अब डाटा डिक्शनरी भी हम पढ़ चुके हैं, सो डाटा डिक्शनरी का भी इसमें यूज़ हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रोसेस देखा है ऑर्डर का, ठीक है, सो ऑर्डर साइज़ कितने तरह का हो सकता है, मिनिमम हम कब कहेंगे, जब 5 या 5 से जो है कम अगर बुक्स कोई ख़रीदता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मिनिमम। स्मॉल कौन सा होगा, 16 to 19 कॉपीज़, मीडियम हो जाएगा 20 to 49 और लार्ज 50 और मोर। सो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को हम इस कोड की फॉर्म से समझ सकते हैं, ठीक है।
सो कंप्यूट डिस्काउंट, हमारा जो मेन इसका लॉजिक है, हमने क्यों ये कोड जनरेट किया है डिस्काउंट को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है। इफ़ ऑर्डर इज़ फ्रॉम बुक स्टोर, अगर कहीं बुक स्टोर से ऑर्डर आया है, ठीक है, सो इफ़ ऑर्डर साइज इज़ स्मॉल देन डिस्काउंट इज़ 25%, ठीक है। सो अगर छोटा, अगर किसी ने ऑर्डर किया है तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा 25%, ठीक है। एल्स ऑर्डर साइज इज़ मिनिमम सो नो डिस्काउंट इज़ अलाउड, और अगर इससे भी कम, स्मॉल से भी कम कोई ऑर्डर कर रहा है सो मैसेज क्या डिस्प्ले कर देगा, मिनिमम, और कोई भी डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा, नो डिस्काउंट इज़ अलाउड, ठीक है। एल्स ऑर्डर इज़ फ्रॉम लाइब्रेरी और इंडिविजुअल कस्टमर, अगर कोई लाइब्रेरी से कोई बुक खरीदना चाहता है, ठीक है, मतलब बुक्स, और उसका ऑर्डर साइज़ क्या है लार्ज, देन उसको कितना % डिस्काउंट मिलेगा 15%, ठीक है। एंड इफ़ ऑर्डर साइज इज़ मीडियम, उसको कितना मिलेगा 10%, और स्मॉल है तो 5%, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा ऑर्डर होगा आपका उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। एल्स ऑर्डर साइज इज़ मिनिमम सो नो डिस्काउंट इज़ अलाउड, ठीक है। सो अगर मिनिमम से भी कम है सो उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।